अच्छा है। अम, सबसे पहले मेरा मैं यहाँ पे जर्मनी में 2018 में आया हूँ और उससे पहले मैंने बैचलर किया है कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में। एंड देन मैंने कराची में जॉब की है 3 साल एंड देन फिर मैं जर्मनी मूव हुआ हूँ। तो मैं स्टार्ट वहाँ से लूँगा जब हम बैचलर कंप्लीट करने वाले होते हैं और फिर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना है नेक्स्ट 6 मंथ में। तो अगर सबसे पहले तो आपको अपने आप क्लियर होना है कि आपने करना क्या है। ठीक है, अगर आपका मोटिव ये है कि हाँ पाकिस्तान में आपने जॉब करनी है, ठीक है, या आपका टारगेट है कि बाहर जाना है और स्टडी करनी है या वर्क करना है, तो ये चीज़ तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपके लास्ट 6 मंथ जो होते हैं, जो FYP हम जमा करवा रहे होते हैं या उस पर काम कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में। फिर उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हो कि हाँ यार मुझे अब बाहर जाना है और सारी चीज़ें करनी है, तो सबसे सबसे अच्छा काम है हमारे लिए कि जर्मनी अप्लाई करने के लिए एक वेबसाइट है dart.de। ठीक है, वहाँ आपको हर यूनिवर्सिटीज़ की हर प्रोग्राम के सारी A to Z डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, नॉट ओनली सिर्फ स्टडीज़, आप टीचिंग में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो वहाँ की भी चीज़ें मौजूद हैं। फिर उसके बाद आप स्टडी स्टूडेंट आ रहे हो तो उसके बारे में सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल मिल जाती है वहाँ पे। बेहतर ये होता है, अच्छा यहाँ पे एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हाँ आप डायरेक्ट हमारे पोर्टल से अप्लाई करें। ठीक है, या फिर दूसरे ऑप्शन ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पे स्टडी यूनिएसएस के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, उनको दे देती है। मैं रेफर करता हूँ कि आप दोनों से अप्लाई करें। ठीक है, यूनिएसएस का काम ये होता है वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेती है। ठीक है, उसको जर्मन ग्रेडिंग में कन्वर्ट करती है, करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देती है जो कि स्टेट होता है कि हाँ आपने जो बैचलर किया है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, उसकी वर्थ है हमारे जर्मन स्केल्स में। फिर उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो जर्मन स्केल में आपकी क्या बन रही होती है। तो एक वो सर्टिफिकेट देना उनका मेन काम होता है। अच्छा, अब फीस की अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ की प्रोग्राम्स के थ्रू पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो कॉस्टिंग सिर्फ आपके पेपर जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड करने के होते हैं। यूनिएसएस की अपनी फीस होती है, वो इनिशियल आपसे जो है 25 यूरो लेती है, जो कि ग्रेडिंग कन्वर्ट और क्रॉस वेरिफिकेशन वगैरह होती है आपके डॉक्यूमेंट की, उसकी है। फिर उसके बाद आप जितनी यूनिवर्सिटीज़ को आप यूनिएसएस के थ्रू अप्लाई करते हैं उसके पर एप्लीकेशन 15 यूरो चार्ज करती है। तो इनिशियली मैंने अपने टाइम में ये किया था कि यूनिएसएस के थ्रू 3 एप्लीकेशंस दी थी एंड इंडिविजुअली अपने सारे पोर्टल के हिसाब से कर रहा था। तो अच्छा, अब यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल, यूनिवर्सिटीज़ आपने डॉट.डी पे कोई यूनिवर्सिटी सर्च किया, उसमें जो है फॉर एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कील मिली, आपने उसको खोला। हर यूनिवर्सिटीज के A to Z क्या उसकी फीस होगी, क्या उसके एडमिशन डेट्स हैं, क्या उसकी कैपेसिटी है कि वो एक सेमेस्टर कैरी ऑन करते हैं या साल में 2 सेमेस्टर कैरी ऑन करते हैं, तो सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन होती है। अब वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को मोस्टली जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मास्टर्स इंग्लिश में देती हैं कंप्यूटर साइंस में। 99% ये रेशियो है कि वो इंग्लिश में मास्टर्स अपॉर्चुनिटी देती हैं। ठीक है, बैचलर इसका टोटल अपोजिट है, 1% वो इंग्लिश में देती हैं, 99% वो जर्मन में देती हैं। तो बैचलर के लिए तो आपको जर्मन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का तरीका हो गया, उनको अप्रोच करने का तरीका हो गया। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मायने आपकी CV रखती है। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स रखते हैं जो कि आप अगर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लिया है तो वो, फिर उसके बाद आपकी डिग्रीज, आपकी मार्कशीट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वेरीफाइड होनी चाहिए HEC से, आपकी यूनिवर्सिटीज से। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन पोस्ट करते हो। इनिशियली जो है
TCS और DHL वाले कॉस्ट काफ़ी है, लेकिन आप करते हैं, मेरा मशवरा ये है कि पाकिस्तान पोस्ट बेस्ट है, उसको आप बिल्कुल अप्लाई करें उसके थ्रू बिला झिझक। वो एक अलग चीज़ है कि यार हमारे पास जो है उनकी सर्विसेज सही नहीं है या कस्टमर केयर उनका सही नहीं है, लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी हैं फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हो गया यूनिवर्सिटी की साइड पे आप एप्लीकेशन किस तरह सेंड कर रहे हो। तो सेकेंड थिंग आता है, अब आप वीजे के, आपको यूनिवर्सिटीज ने एप्लीकेशन दे दी, लाइक ऑफर लेटर दे दिया, अब आप जाते हो वीजे की तरफ। वीजे में आपके पास 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक है वर्क वीजा, ठीक है, वो 6 मंथ का वैलिड होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म वीजा, जिसमें कि आप स्पाउस वीजा, स्टूडेंट वीजा, ये सारी आ जाती हैं। फिर होता है एक शॉर्ट टर्म जो कि 90 डेज का होता है, और वो एज अ विजिट वीजा होता है। तो विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट अलग है, लॉन्ग टर्म वीजा की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जॉब वीजा की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अच्छा, आपको ऑफर लेटर मिल गया। आपको ऑफर लेटर मिलने के बाद सबसे पहले कांटेक्ट करना है, यहाँ पे फिनतीबा एक इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट। वो करती क्या है, वो आपके बिहाफ पे एक वर्चुअल अकाउंट खोलती है, ठीक है, बैंक में। ठीक है, आप, और आपको एक आईबीएन नंबर दे देती है जो कि आपको यूज करना है। उस आईबीएन नंबर पे आप यहाँ पे अपना फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये फिक्स डिपॉजिट जो है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसी की या कॉन्सुलेट की। तो मैं इसलिए इसको बिल्कुल जो है वीजे के साथ लेके चल रहा हूँ। मोस्टली हमारे में मिसकॉन्सेप्ट यही है कि हम कॉन्सुलेट की रिक्वायरमेंट की चीज़ों को जो है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में मर्ज अप कर रहे होते हैं, और इसी तरह उसकी इधर कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट किसको भेजेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट किसको भेजेंगे। आपकी यूनिवर्सिटीज को आपने अपनी डिग्री देनी है, अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देना है, सीवी देना है, एंड जो आपने काम किया है लाइक बैचलर के बाद या करंटली आप जो भी काम कर रहे हो। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि स्टूडेंट बैचलर करने के बाद जॉब करने लग जाते हैं, फिर उनके 2 साल 3 साल का गैप आता है। फिर जब वो यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करती हैं तो वो डर रही होती हैं कि हम यूनिवर्सिटीज को करें, ये काउंट होगा या नेगेटिव में काउंट होगा। कोई चीज यहाँ पे नेगेटिव नहीं काउंट होती है। ठीक है, इवन के पास आपके पास अगर 7 साल तक का भी गैप है, ठीक है, हाँ, गैप उस वक्त नेगेटिव काउंट होगा कि आपने उस 7 साल में कुछ किया ही नहीं। ठीक है, भले से आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड या नॉन प्रोफेशनल काम कुछ भी किया है, ठीक है, लेकिन आप उसमें क्लियर हो कि हाँ मैं इस चीज को डिफाइन कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर कहीं पे सवाल आता है कि हाँ मैंने 7 साल में क्या किया, तो मैं बिल्कुल प्रेफर करता हूँ कि उसको वो करो, आप मेंशन करो। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ओके, सो ये हुआ। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज की जब वीजा आप अप्लाई करने जाते हो तो आप स्टूडेंट वीजा में सबसे पहले आप वीजा अप्लाई करोगे लॉन्ग टर्म वीजा, जिसकी कैटेगरी है डी। डी कैटेगरी में आता है लॉन्ग टर्म वीजा। उसकी रिक्वायरमेंट एम्बेसी की होती है, इससे आपके यूनिवर्सिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता है। आपने यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर दिया और यूनिवर्सिटी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, वहां से यूनिवर्सिटी ने जो है एम्बेसी को एक लेटर खुद सेंड कर दिया होगा कि हाँ इस बंदे को, इस लड़के को हमने क्लियरेंस दिया है। ठीक है, वो उनकी क्या कहेंगे कि बैकवर्ड या ओवर द लाइक उनकी अपनी डीलिंग होती है, उससे आपसे कोई कंसर्न नहीं होता है। आपने कराची काउंसिलेट से जो है अपॉइंटमेंट लेना है, वो आपको डेट देगा। पहले इनिशियली यही होता था कि फिलहाल वो आपको डेट देते थे, आप उस डेट पे फिजिकली जाते थे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। ठीक है, फेस टू फेस आप वीओ के सामने, वीजा ऑफिसर के सामने बैठते थे। वीजा ऑफिसर आपको जो है फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था कि आप जा रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी जो सिलेक्ट की है। अच्छा, वहाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि यार हमने जो है अपना मोटिवेशन लेटर लिखना है। ठीक है, मोटिवेशन लेटर सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट हो। ठीक है,
बहुत से इवन के जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे भी उस वक्त होता था यार मैं मोटिवेशनल लेटर में लिखूं क्या आखिर, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई मतलब बहुत टॉप चीज नहीं लिखनी है, आपने सिंपल अपने आप के बारे में डिफाइन करना है। पहला पैराग्राफ हो गया कि आपने क्या किया है, आप करंटली क्या कर रहे हो, और आपकी मतलब आपका बायो क्या है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में आपने लिखना होता है कि आपने बैचलर किया है, तो क्या किया है बैचलर में, कौन कौन से कोर्सेज किए हैं, कौन सा आपका मेजर था, क्या आपका इंटरेस्ट था। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ आ गया आपने जर्मनी क्यों चूज किया है। ठीक है, उसकी रीजनिंग होती है कि एजुकेशन सिस्टम आप बता सकते हो कि आपके यहाँ बहुत अच्छा है, जर्मनी में मल्टी कल्चरल आपको चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट आप बता सकते हो कि मैं लाइक नेचर के करीब रहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओवर क्राउडेड नहीं रहना चाहता हूँ, तो इस तरह की चीज़ें आप पैराग्राफ 3 में डिफाइन कर सकते हो। लास्ट और फाइनल आपने जो पैराग्राफ लिखना है उसमें आपने आपको बताना है कि हाँ आप जब जर्मनी चले जाओगे तो आप अपने आप को किस तरह मैनेज करोगे और अपने आप को कैसे देख रहे हो। ठीक है, उसमें सिंपल आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मेरी फैमिली मुझे बैकअप कर रही है कि मैं मास्टर्स करूँ, इस बारे में आप चौथा पैराग्राफ लिख के 4 पैराग्राफ में आपने एक मोटिवेशनल लेटर लिखना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, इसमें कोई शू शा ये वो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने, जितना इजी आपने अपना मोटिवेशनल लेटर लिखना है उतना ही जो है वीओ को जो है क्लियर, मतलब इंटरव्यू के वक्त वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू में जाते थे आप, वो आपको वहीं ऑन द स्पॉट जो है 2 पेपर देता था, वो बोलता था कि दोबारा भी अपना मोटिवेशनल लेटर लिखो, तो वहां भी आपने यही पॉइंट अपने जहन में रखना है। ठीक है, ऑल दो उस तरह का नहीं होगा जो कि आपने टाइम लगा के अपना मोटिवेशनल लेटर तैयार किया होगा, बट 15 to 20 मिनट आपने जो है वहां पे लगा के लिखना होता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख सकते हो अगर आपने खुद मोटिवेशनल लेटर तैयार किया है और आप अपने आप को क्लियर रखते हो तो। ये हो गया मोटिवेशन। इसके अलावा एम्बेसी की कोई हाई फाई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने अकाउंट खुलवा लिया, वहां से एक लेटर, ऑफिशियल लेटर आ जाता है कि हाँ इस बंदे का ये आईपीएन नंबर है और इसने अमाउंट अपनी ट्रांसफर कर दी है, बस ये कंफर्मेशन देती है बैंक, जो कि फिनटिबा आपको दे देता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, उनके जो रूल्स हैं उनमें इस तरह की ट्रांजैक्शन कोई नहीं आती है। ठीक है, लाइक वो काउंट नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि डायरेक्ट हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि फिनतिबा एक बैंक नहीं है यहाँ पे। फिनतिबा एक सिंपल इंस्टीट्यूट है जो कि बैंक और आपके बीच में एज अ मिडलमैन काम करता है। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई इशू नहीं है। ऑथेंटिक इवन के जो कॉन्सुलेट की वेबसाइट है वहां पे भी जो है ये चीजें मेंशन होती हैं कि ये हमारी इंस्टीट्यूट है जिनको हम वेरीफाइड मतलब ऑथेंटिक दे रहे हैं। तो पहले तो ये ऑप्शन आता था कि आप डॉइचे बैंक से एक अकाउंट खुलवाते थे या फिर फिनतिबा में करवाते थे, फिर अभी इनिशियली जो है यूबीएल ने भी ये काम शुरू किया है, बट बात वही आ जाती है कि यूबीएल पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट है तो उसमें टाइम लगता है काफी। ठीक है, और डॉइचे बैंक जो है सारा काम आपने जो फिजिकली करना होता था, डॉइचे बैंक से पहले आप कॉन्सुलेट जाते थे, वहां से फॉर्म लेते थे, उसको फिल आउट करने के बाद दोबारा एम्बेसी में फॉर्म देते थे, वो एम्बेसी उसको एंडोर्स करती थी कि हाँ ये सारी चीजें जेन्युइन है, सारी चीजें ऑथेंटिक है, देन वो आगे फॉरवर्ड करती थी। तो इन सब हर्डल से बचने के लिए फिनतिबा सबसे बेस्ट है। फिनतिबा जब आप ट्रांसफर करते हो या अकाउंट ओपन करते हो कोई चार्जेस नहीं लेती है, कुछ नहीं लेती है। आप जब जर्मनी आ जाते हो, ठीक है, और अपना अकाउंट यहाँ पे दोबारा खोलना होता है, आपने उन दोनों को फिनतिबा से लिंक करना होता है। दोनों आपस में लिंक होने के बाद जब आपका पहला पहला ट्रांजैक्शन फिनतिबा आपके करंट अकाउंट में करता है, तब वो आपसे पर मंथ 4 यूरो 4 यूरो कॉस्टिंग करता है वो, तो वो जेन्युइन है और कोई मतलब इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, जिस तरह की वो सर्विस दे रहा है आप वो कर सकते हो। ये हो गया। फिर उसके बाद वीजा, अच्छा वीओ की जो है इतनी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैट्रिक से लेके
करंट जो पोजीशन है, लाइक अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर तक जो आपकी सीवी हो, ठीक है। उसमें जो है फैमिली रिलेशन, ब्लड रिलेशन का कोई सर्टिफिकेट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप अपना एक, अच्छा, मैंने जब डॉक्यूमेंट अपने रेडी किए थे तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है 3 सेट होने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के। तो मैंने किया ये था, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें A to Z अपने लाइक बे फॉर्म से लेके बैचलर तक की डिग्री के सारी चीजें मैंने उसमें मेंशन की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर उसको सॉर्ट किया कि यार कौन कौन सी चीज एम्बेसी को जरूरत होगी, ठीक है। तो जो जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे उनके 3 सेट बिल्कुल बना के अलग कर लिए। उसके बाद जो लाइक पे फॉर्म हो गया, FRC हो गया और इस तरह की जो चीजें थी उनकी एक और सेट बनाया है जो कि मैंने मिसलेनियस करके अपने पास रख लिया, ठीक है। तो जब एम्बेसी के पास गया तो उसने मुझसे सिंपल सिंपल मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट दिए। वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया कि नहीं आपके पास FRC नहीं है, आपके पास NIC नहीं है, तो ये नहीं है वो नहीं है, कुछ नहीं। उन्होंने बस सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चेक की, ओरिजिनल चेक किया, उसके बाद उन्होंने क्लियरेंस दी कि हाँ ठीक है, हमें 1 महीने लगता है, 4 वीक से 8 वीक का उनका टाइम होता है प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। पाकिस्तान में ये प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 6 महीने तक का है, ठीक है। कराची की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम पंजाब साइड पे जाते हैं तो वो तकरीबन 18 महीने से 22 महीने 24 महीने तक चला गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस है, कराची वालों को प्रेफरेंस है या प्रायोरिटी है, वो इसलिए कि पंजाब में जो कॉन्सुलेट है, इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है, वो आपको आज़ाद कश्मीर भी हैंडल कर रहा है, पंजाब प्रोविंस भी कर रहा है, फिर उसके बाद NWFP गिलगित बल्तिस्तान भी उसको भी हैंडल कर रहा होता है। जबकि कराची में जो है उसके पास सिर्फ सिंध होता है और बलूचिस्तान होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, और हमें वो डेट मिलती है लाइक 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद। जबकि पंजाब साइड वालों को 19 हफ्ते, महीने, काफी लंबा टाइम है उनका पीरियड। तो ये है, ये चीजें नोट करके रखना होता है, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हाँ, आइल्स आपने दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आइल्स की भी दो लाइक सेट बनाते हैं, 2-3 सेट बनाते हैं, तो उसकी कॉपी भी लगाते हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है ये प्योरली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। तो जब आप अपना वो फेस कर रहे होते हो कि आप अपने यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर रहे हो या यूनिवर्सिटीज को एप्लीकेशन भेज रहे होते हो, तो वहां पे आपको आइल्स चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। ये एम्बेसी में ये VO के मूड पे है, जो वीजा ऑफिसर है उसके मूड पे है, ठीक है। वो आपसे मांग भी सकता है या वो आपसे चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेन रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की है, एम्बेसी की नहीं। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है आपका पासपोर्ट होना चाहिए, 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए, आप उस पर ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास फिनतिबा की क्लियरेंस हो, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम काफी आती है लड़कों को कि मेरे लाइक मामू हैं या ब्लड रिलेशन में है जो कि मुझे जर्मनी में स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, मैं क्या करूं। उनका सिंपल तरीका होता है कि आप अपना एक लेटर देते हो, ठीक है। उसके बाद भी लेटर देने के बाद आपको फिक्स डिपॉजिट करना ही करना है, ठीक है। वहां कोई एक्सेप्शन नहीं है कि स्पॉन्सर लेटर आप दिखा दो या कुछ भी कर लो। उनको सिंपल ये करें कि हाँ मैंने फिनतिबा में अकाउंट खोल लिया है, आप जो अमाउंट मुझे स्पॉन्सर करोगे वो अमाउंट फिनतिबा में ट्रांसफर कर दें। सिंपल, फिनतिबा आपको सर्टिफिकेट दे देगा, आप वो ले जाके एम्बेसी में दे देते हो, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान से हम पैसे ट्रांसफर किस तरह करें, क्योंकि बैंक टू बैंक पाकिस्तान यहाँ पे नहीं करता है। अब हम जाते हैं वहां पे मनी एक्सचेंजर्स के थ्रू, ठीक है। मनी एक्सचेंजर्स वालों को भी स्टेट बैंक ने जो है ये रूल दिया हुआ है कि वो किसी नॉन एग्जिस्टिंग बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। तो वो वहां पे प्रॉब्लम होती है कि वो हम नहीं कर सकते। सिंपल करना ये है, आपने पाकिस्तान से किसी भी बैंक में आप एक फॉरेन करेंसी का अकाउंट खोलें अपने नाम से,
ठीक है, जब वो अकाउंट खुल जाए उसमें आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, सारी चीजें हो गई। एफसी अकाउंट तक की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां से आपने ट्रांसफर करना है अपने फिनटीबा के अकाउंट में, जो कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर होगा, लेकिन वहां पे भी बैंक आपको बोलेगा कि भाई ये जो है नॉन एग्जिस्टिंग है और ये है वो है। आपने सिंपल बोलना है कि ये मेरी लिविंग कॉस्ट है, ठीक है, ना मैं किसी बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं ना किसी और चीज में, ये मेरे ही अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है और मेरी लिविंग कॉस्ट है, ठीक है। जब ये बात आप कहते हो तो स्टेट बैंक का एक क्लॉज है जहां पे उसने ये लिखा है कि हाँ, अगर लिविंग कॉस्टिंग है, ठीक है, तो वहां पे ना आपको कोई चार्जेस देने हैं ना आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी है, ठीक है, आप वहां पे ये कर सकते हो। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आपने एक डिक्लेरेशन बनानी होती है कि जो जर्मनी में फिनटीबा अकाउंट में या जो आईबीएन नंबर में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो वो भी फला बंदे का है, और ये वाला एफसी अकाउंट भी जो है वो इसी बंदे का है। तो ये एक डिक्लेरेशन होती है, करने के बाद आप बैंक में जमा करवाते हो। बैंक बिल्कुल मोस्टली जो है 8 से 12 दिन लेते हैं, वर्किंग डेज, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। फिनटीबा 2 दिन के अंदर अंदर, उनको रिसीव होने के 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपडेटेड रिपोर्ट दे देती है कि हाँ मुझे पैसे रिसीव हो गए। सिंपल इस तरह करके आप अपने आप को जो कॉन्सुलेट है वहां पे डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ भाई मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मेरे ये सारे फिक्स डिपॉजिट है। फिर जब वीजा कैटेगरी होता है लॉन्ग टर्म डी कैटेगरी, तो इनिशियली आपको 3 महीने के लाइक 40% होते हैं कि 3 महीने के मिले, ठीक है, 45% 50% चांसेस होते हैं कि आपको 6 महीने का वीजा मिलेगा, ठीक है, या फिर 30% होता है कि आप इनके बीच में कोई वीजा मिलता है। आप यहाँ पे अपने शहर में आते हो, शहर में आने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपने उसी वीजे को फिर एक्सटेंड करवाते रहते हो, जो कि आपकी ड्यूरेशन होती है, स्टडी ड्यूरेशन जब तक होती है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अच्छा मैं अब लाइक जो एम्बेसी में आपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं बेसिकली उसकी डिटेल्स बता देता हूँ। बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि HEC से अटेस्टेड हो, ठीक है, 2 कॉपीज उनकी रिक्वायरमेंट होती है, एक कॉपी आप अपने फॉर द सेफ साइड आप अपने पास रख सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि 3 सेट आपने HEC अपनी डिग्री की HEC से जो अटेस्टेड है उसकी 3 सेट बनाने। इसी तरह जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी HEC से अटेस्टेड हो, और अगर ए लेवल या ओ लेवल्स किए हुए हैं तो उसकी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इंटर के सर्टिफिकेट होने चाहिए जो कि IBCC से रजिस्टर्ड हो, अटेस्टेड हो। उसके बाद आपका ऑफिशियल ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद LMO लेटर ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। उसके बाद आपकी CV, आइल्स की सर्टिफिकेट या GR जो भी किया आपने वो, कहीं पे आपने वर्क सर्टिफिकेट लाइक एक्सपीरियंस लेटर, कोई भी रिलेवेंट हो आपकी फील्ड से नहीं हो आपने देना है, ठीक है। इससे फायदा यही होता है जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो गैप ड्यूरेशन होता है वो इस तरह कवर अप हो जाता है, ठीक है। अगर आपने उस दौरान आइल्स की भी तैयारी की है, फॉर एग्जाम्पल फरवरी में आप पास आउट हुए, फरवरी के बाद आपने जून तक जो है आइल्स की तैयारी की, जून में आपने एग्जाम दिया, जुलाई में आपका रिजल्ट आया, आप सितंबर और अगस्त में आप वीजा ऑफर लेटर अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ यूनिवर्सिटीज को आप बता सकते हो कि ये जो 4 महीने 5 महीने का गैप आया है इसमें मैंने आइल्स की तैयारी की है, और आइल्स की तैयारी करने के बाद ये मेरे बैंड्स है, तो ये इस तरह कवर आप कर सकते हो आप। तो आइल्स और वर्क सर्टिफिकेट हो गया, ये जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट एम्बेसीज में चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल में मैंने बताया जैसे DB अकाउंट या फिनटीबा का अकाउंट कंफर्मेशन होता है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ अगर आप वो एसेट्स जो आपके पाकिस्तान में है और आपके नाम पे है आप वो डिक्लेयर करते हो तो वेल एंड गुड है, बट ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स के अकाउंट अटैच करते हो कि हाँ उनके अकाउंट है वो भी है, मेरे लाइक फाइनेंशियली जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में सिर्फ जो फिनटीबा से डिक्लेरेशन चाहिए होता है या जो फॉरेन करेंसी का डिक्लेरेशन होता है वो मायने रखता है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आ गया। उसके बाद वीज़ा फॉर्म होता है जो कि साइन हो। अच्छा, वीज़ा फॉर्म में हम लोग गलती ये करते हैं कि अच्छा हाँ, सीवी जो है, जब आप सीवी बनाओगे तो सीवी के हर पेज के एंड में अपना एक छोटा सा साइन करना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत मायने हम हमारे कल्चर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि साइन होना चाहिए। हम हर पेपर के हर फॉर्म के आखिरी में जाके वहाँ साइन कर देते हैं, दैट्स इट, हमारे लिए काफ़ी होता है। जबकि जर्मन कल्चर में या जर्मन इनको बहुत प्रेफरेंस देते हैं कि हर पेज के एंड पे आप कुछ भी डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी फॉर्म फिल आउट कर रहे हो, तो हर फॉर्म के एंड पे आप छोटा सा साइन करो। ये उनकी कंफर्मेशन होती है कि हाँ, बंदे ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, रीड आउट करने के बाद इसको सारे रूल्स पता है, फॉलो करके उसने साइन किया है। तो ये बहुत मायने रखता है। तो आप अपने सीवी पे जो वीज़ा फॉर्म होता है फिल आउट करने के बाद नीचे हर पेज पे साइन कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चनर देता है, एप्लीकेशन अपना एक डिक्लेरेशन देता है। ठीक है, क्वेश्चनर जो है वो वीज़ा ऑफिसर खुद देता है, आपको एम्बेसी से मिलते हैं, तो वो वहीं पे आप फॉर्म फिल आउट करके देते हो। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपने वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जैसे एनआईसी लगा दिया, पासपोर्ट लगा दिए, ठीक है, अपने और जो करंट आपका फोटोग्राफ है वो लगा दिया। उसके बाद जो है आपकी जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन होती है, बस ये चीज़ें चाहिए होती हैं। पोलियो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट और एफआरसी, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ठीक है, अगर आप अपनी सेफ्टी के लिए ले जाते हो तो वेल एंड गुड है, वरना इससे कोई एम्बेसी का ताल्लुक नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके हुए। बाकी वही है कि जब आप अपना डिग्री प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हो तो कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे प्रॉब्लम सिंपल ये आती है कि आपने डॉक्यूमेंट या यूनिवर्सिटी को जो डॉक्यूमेंट देने हैं वो कौन कौन से देने हैं। तो उसका सिंपल यही तरीका होता है कि आप डार्ट से जो है अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो, उनके ऑफिशियल अगर पोर्टल है तो पोर्टल पे जाके आप सारी चीज़ें रीड आउट कर सकते हो, सारी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो फॉर्म आप फिल आउट करो, फिल आउट करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद उनको सेंड करो। वहाँ भी फॉर्म भेजने का तरीका वही होना चाहिए कि आपने फॉर्म के आखिरी पेज पे तो साइन करने ही करने हैं, लेकिन हर फॉर्म के हर पेज के नीचे आप अपना छोटा सा साइन कर सकते हो, दैट्स इट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम पाकिस्तानी जो है थोड़े से लेजी टाइप है, तो हम बैचलर के बाद कोशिश करते हैं कि कोई कॉन्सुलेट मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए। जर्मन यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, कनाडा, यूएस। यहाँ का जो माइंडसेट है वो ये है कि बंदा या स्टूडेंट जो है इतना मोटिवेटेड हो कि वो अपनी चीजें खुद कर सकता हो। ठीक है, यहाँ पे जर्मन यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करने के लिए किसी थर्ड पार्टी बंदे की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट यूनिवर्सिटीज खुद प्रेफर करती है कि वो खुद मोटिवेट करती है बंदे को कि बंदा खुद अप्लाई करे। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपना सारा प्रोसेस बहुत सिंपल रखा है। ठीक है, आप जब अप्लाई करना शुरू करते हो हर चीज को 2 दफा 3 दफा रीड आउट करो। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता, फेसबुक पे बहुत से ग्रुप हैं, बहुत से इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं। स्टडी पहले सिर्फ पीएसए जर्मनी होता था, अभी जो है पीएसए इटली भी हो चुका है, पीएसए ऑस्ट्रेलिया भी है, पीएसए है ऑस्ट्रेलिया का, पीएससी है कनाडा का। हर यूनिवर्सिटीज की, हर शहर की पीएसएस यहाँ पे अब मौजूद है, फेसबुक पे आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अगर किसी शहर के किसी सिटीज के नहीं मिलते तो उस सिटी से रिलेटेड आप कोई से भी ग्रुप में आप अप्लाई करो, कोई ना कोई पाकिस्तानी आपको वहाँ पे हेल्प आउट करने मिल जाता है। ठीक है, बाहर रहने, अब्रॉड में रहने के बाद जो है हम लोगों को काफी एक्सपीरियंस हो गया है कि हम आपस में किस तरह रहते हैं, किस तरह रहना पसंद करते हैं। अब कासिम भाई खुद आए थे यहाँ पे, तो उनकी मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली कि भाई वो कराची से आए हैं। मैंने इनको कांटेक्ट किया कि हाँ कासिम भाई आप कब आए, आपको भी प्रॉब्लम है, अगर कोई कुछ हेल्प चाहिए या आप अगर इवनिंग में फारिग हैं तो हम मिल सकते हैं। बिल्कुल, फिर हम इवनिंग में मिले थे एंड देन सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। तो हर पीएसएस में, हर सिटीज़ में आपको बंदे मिल जाते हैं जो कि हेल्प आउट करने के लिए राजी होते हैं।
अनटिल एंड अनलेस आप खुद विलिंग हो। अगर आप विलिंग नहीं हो तो यहाँ पे किसी बंदे को कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो दूसरे बंदे को जाके डिस्टर्ब करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत लाइफ टाइम शॉर्ट है। ठीक है, हर बंदे की अपनी रूटीन है, हर बंदे की अपनी मसरूफियात होती है। ठीक है, तो वो नहीं चाहता कि दूसरा उसको डिस्कस करे या वो किसी दूसरे के उसमें इंटरफेयर करे। तो बस ये है। हाँ, वही बात है कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली बंदे मिल जाते हैं, फेसबुक पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अब जैसे मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ बवारिया में, बायन स्टेट है ये जर्मनी का। ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो, अब यहाँ पे जैसे बायन में आप आते हो तो आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम होता है लैंड होने के बाद कि आपने अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। जैसे हमारा डीसी ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है, पीआरसी डोमिसाइल बने हुए होते हैं, वैसे ही आपने जो है यहाँ पे भी सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है विद इन 2 वीक्स। ठीक है, जबकि आप अब अगर किसी और स्टेट में जाते हो, जैसे अपर साइड में मैं बोल दूं हम्बर्ग वगैरह की तरफ जाते हो, तो वहां पे 6 महीने तक की वैलिडिटी है, आप करवा सकते हो। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसी वैलिडिटी नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मैं अगर मैं बवारिया को कॉन्सेप्ट में, बायन को कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रख के आपको बता रहा हूँ, और आप किसी और स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीजें वहां पे डिफर हो सकती हैं। बट जो एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट है, वो वेल एंड एक्सप्लेन आपको जो है उनकी वेबसाइट पे मिल जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार मुझे तो भाई ने जो है इस जगह का बताया था और उन्होंने ये वर्ड्स मार्क किए थे, अब मैंने वही ढूंढना है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है 100% सेम चीजें मिल जाती हैं, 99% मिल जाती हैं। कहीं पे आपको जो है 70-30, 80-20 इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो वहां पे भी आप अपने आप को सॉर्ट आउट कर सकते हो कि हाँ यार मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब मैंने अपने अपने हिसाब से इसको किस तरह लेके चलना है। तो बस ये है। अब इसके अलावा Yeah. जी। So ये एक तो ये कि बड़ी डिटेल में आपने बताया, थैंक यू कोई सो मच फॉर दैट थिंग। ठीक है, और हाँ, ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस होंगे। So participants, if you have a question, you can either write on the chat or you can raise hand. But I would like to start from a few questions from my side जो मैंने लिख के रखे हैं। तो वकास, सबसे पहला सवाल तो ये आता है, वैसे मैं ये लोगों को भी बताता चलूँ कि वकास ने मेरी बड़ी अच्छी मेज़बानी की थी वहाँ पे, वी स्पेंट अ वेरी गुड टाइम देयर। और मैं भी वकास को पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के पेज के ज़रिए ही पहुँचा था। वकास जो है वो उसको हेड कर रहे थे पाकिस्तान एसोसिएशन को वहाँ पर बेंबर्ग में। और सो दैट्स रियली हेल्पफुल, दैट वाज रियली हेल्पफुल कि आप किसी ऐसी जगह है जहाँ किसी को नहीं जानते, तो फिर आपको कोई भी पाकिस्तानी फिर कराची का मिल जाए, वो भी गुलशन का मिल जाए, तो क्या तो वकास, व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई? हमें किस वक्त अप्लाई करना चाहिए अपनी, आपके लिए ख्याल में राइट टाइम कब है? अच्छा, हर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज मास्टर्स के लिए 2 सेमेस्टर रखती है। ठीक है, अच्छा, एक सेमेस्टर होता है जो कि मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कि आप दिसंबर में अपनी सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो। दिसंबर के मिड तक आपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने होते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन सबमिट करने की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 15 जून होती है। ठीक है, ये हो गया समर इनटेक के लिए। कुछ अच्छा, अब विंटर इनटेक के लिए आते हैं आप। विंटर इनटेक होता है, मोस्टली होता है अक्टूबर के एंड से या अक्टूबर के मिड से। ठीक है, तो उस वक्त आपने जो है अपने आइल्स वगैरह सारी डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखने हैं मई के एंड तक। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन मई 31 होती है या फिर जून 15 होती है। ये डेट जो है हम पाकिस्तानियों के लिए या नॉन ईयू रेजिडेंट्स के लिए होती है, जबकि ईयू रेजिडेंट्स के लिए जो है वो 30 जनवरी, 15 जनवरी और 30 जनवरी भी होती है, और इसी तरह 15 जून और 15 जुलाई भी होती है।
तो विंटर में उनको 1 महीने लाइक 15 दिन का ज़्यादा मार्जिन मिलता है हमसे, और समर में सेम होते हैं तकरीबन। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि 3 सेमेस्टर भी देती हैं, लेकिन वो जो है उसका रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होती है कि जैसे हम लाइक यूआईटी का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में कोई 0 सेमेस्टर नहीं होता था, ठीक है, जबकि इकरा यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो वहाँ पे 0 सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वो तीसरा सेमेस्टर बेसिकली आपको, वो ऑफिशियली सेमेस्टर नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको वीजा मिलता है कि हाँ आप इस सेमेस्टर आते हो। वो इन व्हाट सेंस होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, ठीक है, अब कंप्यूटर साइंस में मैंने रोबोटिक नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसा कोर्स कोई मैंने सिलेक्ट किया है जिसमें रोबोटिक भी इंक्लूड होता है, तो वो मुझे बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम बैचलर में जो है ये 3 कोर्सेज पढ़ाते हैं जो कि रोबोटिक्स से रिलेटेड होता है, तो आपने ये 3 कोर्सेज पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में आपको ये तीसरा सेमेस्टर मिलता है, और उस कोर्स के लिए आपको 3 महीने मिलते हैं। आप उस 3 महीने में 2 कोर्स होते हैं, 3 कोर्स होते हैं, आपने पास आउट करना होता है। अगर आप पास आउट कर लेते हो तो वो आपको और यहाँ जर्मन के बैचलर के इक्विवेलेंट कंसीडर करके फिर आपको मास्टर कैरी ऑन करने देते हैं। So in general हम कह सकते हैं कि one deadline is December, another deadline is May, ठीक है। तो दिसंबर या मई आप उसको टारगेट करेंगे। अच्छा, एक जो जनरल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी, तो क्या चांसेस होते हैं उसके लिए, लोगों को क्या पहले से तैयार रखना चाहिए? स्कॉलरशिप्स में बेसिकली यहाँ पे आपका रिसर्च वर्क जो भी आपने बैचलर में किया है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ की बैचलर हमारी समझ लें, अगर मैं कहूँ कि मास्टर की स्पेशलाइजेशन और यहाँ के बैचलर इक्विवेलेंट है। बैचलर में ये इतना प्रोफेशंस हो जाते हैं कि हमारे अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो वहाँ के मास्टर्स यहाँ के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन रिसर्च वर्क से मुराद पब्लिकेशंस? पब्लिकेशन, बिल्कुल। हमारे बैचलर में पब्लिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सिंपल और सिंपल जो है एफवाईपी करते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। उसका पेपर जो रिसर्च वर्क जो पेपर वर्क होता है हमने कैसे किया हुआ होता है वो सबको पता है। तो यहाँ पे वो चीज़ मायने नहीं रखती, यहाँ पे आपकी पब्लिकेशन बहुत मायने रखती है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि असल में स्कॉलरशिप में यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो ऑन पेपर पे होता है कि पाकिस्तान को पर ईयर 5,000 स्कॉलरशिप्स अलाउ होती हैं, ठीक है, लेकिन अवेल सिर्फ 300 हो पाती हैं। वो इसी वजह से कि यहाँ की सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, यानी कि हम 5,000 में से इतनी सारी स्कॉलरशिप हमारे कोटे में हैं जो हम अवेल ही नहीं कर पाते, अवेल मेरिट भी नहीं पहुंचने। एग्जैक्टली, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे लाइक डार्क साइड है, क्योंकि 1999 और 2005 ये लाइक ये एरा जो है हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट और एजुकेशन सिस्टम का सबसे डार्केस्ट एरा है। उसमें हुआ ये बेसिकली था कि हमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप्स मिली, ठीक है। उस पे लोग यहाँ पे आने के बाद उनका अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो पाकिस्तान वापस गए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो स्कॉलरशिप कंप्लीट की नहीं की, कुछ नहीं पता। तो उस चीज़ को यहाँ पे काफ़ी जो है मायूब समझा जाता है, इसलिए हमें ऑन पेपर तो कोटा दिया जाता है 5,000 का, ठीक है, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड जो है वो 300 तक अप टू 300 तक हो पाते हैं, उसके अलावा नहीं हो पाते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक जो मिथ है हमारे पास, क्योंकि मैं तो आपसे मिल चुका हूं तो मुझे बात पता है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं सवाल करूं और लोगों को उसका आंसर मिले कि जी हमारे यहाँ सखर है तो वहाँ हमारे कराची, पाकिस्तान में बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इस तरह से, तो वहाँ के भी जर्मनी के जो बड़े शहर हमें पता है, फ्रैंकफर्ट है, म्यूनिक है और ये 2-4 है, तो बाकी शहरों में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ये मैं, चूंकि मुझे तो आप आंसर पता है, आपसे मिला हुआ हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताएं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई छोटा शहर है, छोटा यूनिवर्सिटी है या कुछ ऐसी कोई भी चीज़ है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिमांड है। आप बाम्बर गए थे, ठीक है, बाम्बर की पॉपुलेशन जो है टोटल एफ एरिया के बराबर है, ठीक है,
लेकिन इस छोटे से एक टाउन की वैल्यू इनके कल्चर में इतनी है कि अगर हम बैक जाते हैं 1980s 1970s या लाइक जो यूनिवर्सिटीज है वो 70s की बनी हुई है, ठीक है, तो 70s से लेकर 90s के बीच में इनका बहुत बड़ा किरदार था, बहुत बहुत वैल्यूज थी। अब दूसरी चीज ये हो गई एजुकेशन के हिसाब से। तीसरी चीज यहाँ पे आती है इनके रिलीजियस। जैसे हम अभी देखते हैं कि पॉप जो है, क्रिश्चियनिटी का जो पॉप है, वो अभी इटली से वो कर रहा होता है, लाइक अपने सारे बयानात वगैरह दे रहा होता है। पास में ये वैल्यू हमारे इस बाम्बर्ग शहर को था, हासिल था, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डॉम, सबसे बड़ा उनका चर्च, सबसे बड़ा उनका रिलीजियस जो भी चीजें थी वो यहाँ पे थी। तो कोई छोटा शहर नहीं है जर्मनी में, कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप जाएं, ठीक है। हाँ, कुछ साउथ में ऐसे हैं सिटीज जो कि थोड़ा सा रेसिस्ट है, मतलब खुल के वो रेसिज्म करते हैं, बट स्टिल वहां पे ये नहीं है कि वहां पे आपको जो है कोई हादसा होगा या कुछ होगा। यहाँ की जो लाइक रूल्स हैं, कानून जो है वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट और लोगों को क्लियर है। वो अपने आप को हार्म कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको टच नहीं करेंगे। हाँ, मुंह से वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो तो आप कहीं भी चले जाएं वो आपको मिल सकते हैं। तो इन जर्मनी आपको ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है, कोई वो नहीं है कि नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल मोटिवेट रहें, आप अपने आप को डिटर्मिनिस्टिक रहें कि भाई जाना है मुझे। वकास, जो आपकी जिस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बैम्बर्ग जो है, वो कैसी है और लोगों को वहाँ अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरी यूनिवर्सिटी का और मेरे जो ये टाउन है इसका थोड़ा सा हम मैं इसको इंट्रोडक्शन ये दूंगा कि 1958 में यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम काम करना स्टार्ट की थी इसने, ठीक है। उसके बाद ये 80s 90s के स्टार्ट तक इसने काम किया है, फिर उसके बाद ये बंद हो गई थी, ठीक है। उस दौरान ये बंद इसलिए हुई थी कि इनिशियली ये जो है जर्मनी का पार्ट नहीं था, ठीक है, ये पार्ट था ऑस्ट्रिया का, ठीक है। बल्कि ऑस्ट्रिया के भी अंडर में नहीं आता था, लेकिन यहाँ की जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो रिजेंबल है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये बिल्कुल जैसे हमारा इस्लामाबाद है, ठीक है, सेपरेट है ना, वो उसमें आता है, किसी प्रोविंस में आता है, इसी तरह ये भी किसी स्टेट में नहीं आता था, ठीक है। 90s में इनके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है बिशॉफ थे, बिशॉफ जो लाइक मेयर थे, तो उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद जो है फिर जर्मनी ने इस टाउन को अपने पास लाइक इंक्लूड करने के लिए कोशिश शुरू कर दी, ऑस्ट्रिया ने अपने पास करने के लिए शुरू कर दिया। तो वो थोड़ा सा लड़ाई में आपस में वो चलती थी, तो उस वजह से फिर यूनिवर्सिटीज को बंद हुआ, ये शहर थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ, चीज़ें बैकवर्ड हुई। फिर 1920 में ये वापस जर्मनी का हिस्सा डिक्लेयर हुआ। उसके बाद यहाँ की यूनिवर्सिटीज, यहाँ के एजुकेशन सारे रिटेन हुए, सबने अपना काम स्टार्ट किया। अब यूनिवर्सिटी का ये हाल है कि इस यूनिवर्सिटीज ने 2012 में मास्टर डिग्री स्टार्ट किया। 2012, 13, 14 कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आया। पहला बैच जो हम मेरे प्रोग्राम का पहला बैच जो है वो 2015 का है, ठीक है। उसमें से भी अच्छा, हमारे पाकिस्तानियों में से 2015 में सिर्फ एक पाकिस्तानी थे, उसामा भाई, वो इनरोल हुए थे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी 2016 के एंड में, तो उनको एक सेमेस्टर और एक्सटेंड करना पड़ा। तो वो हमारे लाइक पहले बैच के पाकिस्तानी, या लाइक पहले पाकिस्तानी पास आउट नहीं थे जो कि पहले बैच में थे। पहला बैच इस यूनिवर्सिटी का विदाउट एनी पाकिस्तानी पास आउट रहा है, एज कम्पेयर टू इंडिया के 2 बंदे थे जो कि पहले ही उसमें पास आउट हुए हैं। उसामा भाई सेकंड में हुए हैं। हाँ, अभी ये हाल है कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास आउट की नंबर जो है वो ज़्यादा है हर सेमेस्टर में। रिसेंटली अभी जो है पाकिस्तान में से 4 पाकिस्तानी पास आउट हुए हैं, ठीक है। तो 2015 से ये ऑफिशियली फुल फेज
यूनिवर्सिटी ने काम स्टार्ट किया है, कोर्सेज इसके बिल्कुल नए हैं, ठीक है, और मोस्ट रिलेवेंट है लाइक जो आप पाकिस्तान में पढ़ के, हम जैसे डेटाबेस पढ़ के आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, तो यहाँ पे एडवांस डेटाबेस है, ठीक है। पिछले सेमेस्टर तक हमारे पास लाइक 27 कोर्सेज थे, ठीक है, जिसमें से आपने पूरे डिग्री को कंप्लीट करने के लिए ऑफिशियली 7 कोर्सेज निकालने होते थे और 2 कोर्सेज आपके इंटरनेशनल ECTS होते थे, निकालने के लिए होते थे। तो इसका क्राइटेरिया अब ये है कि हमारी मेरी यूनिवर्सिटी 120 ECTS आपको मास्टर में कंप्लीट करने को देती है, जिसमें से आपको 48 कोर्सेज के थ्रू निकालने होते हैं, 48 ECTS कोर्सेज के थ्रू निकालने होते हैं। मोस्टली कोर्सेज जो हैं वो 6 क्रेडिट्स के हैं, ठीक है। तो आपने 8 कोर्सेज 6 कोर्सेज निकालने होते हैं जो कि 48 बनते हैं। उसके बाद 2 कोर्सेज ऐसे होते हैं, अच्छा ये हो गए जो आपने मॉड्यूल्स में निकालना है, पहला दूसरा मॉड्यूल होता है, पहले मॉड्यूल में 18 ECTS होते हैं, दूसरे मॉड्यूल में 30 ECTS होते हैं, ठीक है। ये टोटल सम अप करते हैं 48 ECTS को, जो कि 8 कोर्सेज बनाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा फेज आता है, तीसरा मॉड्यूल होता है आपके प्रोजेक्ट और सेमिनार मिला के, वहां पे आपको 12 ECTS निकालने होते हैं थर्ड मॉड्यूल में। फिर उसके बाद आता है फोर्थ मॉड्यूल, जिसमें आपका थीसिस होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल से लेके फोर्थ मॉड्यूल तक आपको 90 ECTS करने ही करने होते हैं, ठीक है, ये कंपलसरी होते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ मॉड्यूल जो है यहाँ पे ये बेसिकली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को काउंट करने के लिए होता है। उसमें आप 2 कोर्स पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है, या फिर किसी यूरोपियन किसी और यूनिवर्सिटीज में जाके आप 2 कोर्स पढ़ सकते हो, हमारी यूनिवर्सिटी में रह के 2 कोर्स पढ़ सकते हो, ये दो चांस होते हैं। और तीसरा ये होता है या फिर आप जर्मनी में या किसी भी EU कंट्रीज में रह के 6 महीने का इंटर्नशिप या वर्क स्टूडेंट आप कर लो, तो वो आपका 12 ECTS काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है तकरीबन 18 ECTS होते हैं जो कि आपको लैंग्वेज में निकालने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिबिलिटीज ये होती हैं कि लाइक हम आते हैं कोर प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से, तो हम कहते हैं कि यार हमने कोर्स नहीं पढ़ना, ठीक है, हम प्रोजेक्ट एक और ज़्यादा कर लेते हैं। एक प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग होती है 9 ECTS, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यार पहला तो हमने थर्ड मॉड्यूल में एक प्रोजेक्ट निकाल लिया, अब हम जो है 5वें मॉड्यूल में भी एक प्रोजेक्ट निकाल लेते हैं, तो बिल्कुल आप निकाल सकते हो, ठीक है। जो आपने 12 ECTS लेने हैं कोर्स के, उसमें से 9 ECTS आपके प्रोजेक्ट के काउंट हो जाते हैं। तो इस तरह करके आप A5 में मल्टी लैंग्वेज लैंग्वेज के कोर्सेज ले लो या कोई वर्क एक्सपीरियंस ले लो, वो काउंट करवा सकते हो यहाँ पे। एंड वकास, व्हाट अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी? जो स्टूडेंट चाहते हो कि वो काम पढ़ने के साथ अपने एक्सपेंसेस भी बेयर करें। अब यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है उस वक्त भी आती है जब हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो फिक्स डिपॉजिट करना होता है हमारे पास, लाइक बीइंग अ स्टूडेंट इतने पैसे नहीं होते हैं, हम किसी से पेरेंट्स से लेते हैं, किसी से रिलेटिव से लेके आते हैं। यहाँ पे जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। यहाँ पे 4-5 तरीके के आपको वर्किंग रूल्स मिलते हैं। पहला रूल ये, यहाँ से आपकी मुराद बैम्बर्ग या जर्मनी? ओवरऑल पूरे जर्मनी में, ओवरऑल जर्मनी, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली जो है ना, आपको जब तक आपका वीजा है, आपके वीजे पे आपको जो है कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। आप स्टूडेंट हो या फुल टाइम हो, उस पर किया जाता है। बीइंग अ स्टूडेंट आप जर्मनी में कहीं भी चले जाओ, आपको 4 रूल्स मिलते हैं। एक काम करने का रूल मिलता है, या तो आप 450 मिनी जॉब करते हो, ठीक है। ये होता है कि 450 यूरो पर मंथ आप अर्न करते हो, इसमें आपके कोई डिडक्शन नहीं होते, कोई टैक्सेस नहीं होते। दूसरी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप आपको 3 महीने का होता है, ओवरऑल जो है वो 2.5 महीने के पे मिलती है, वो उस पर कोई डिडक्शन नहीं है, कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है। तीसरी होती है वर्क स्टूडेंट। बीइंग अ स्टूडेंट ये जॉब सबसे बेस्ट है,
इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपने महीने में 80 आवर्स करने होते हैं, हफ्ते के 20 आवर्स करने होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। इंटर्नशिप और वर्क स्टूडेंट में डिफरेंस ये होता है कि आपने इंटर्नशिप में फुल टाइम देना होता है, ठीक है, लाइक 120 आवर्स देने होते हैं महीने के, जबकि वर्क स्टूडेंट में आपको 80 आवर्स देने हैं विदाउट पेइंग एनी टैक्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें। उसके बाद आप आ जाते हो एक पार्ट टाइम जॉब पे। पार्ट टाइम जॉब का ये है कि आपने अगर 1400 यूरो से ऊपर अर्न किए हैं महीने के, ठीक है, तो उस पर आपके टैक्स लगेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 1400 से आप नीचे हैं तो वहां पे आपको टैक्स नहीं लगना है। तो ये 4 अपॉर्चुनिटी है जो कि बीइंग अ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी जरूरी है और अंडर एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर होते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड मैं ये कहूँगा कि ना यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है ना एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इंग्लिश कोर्स में अप्लाई किया है तो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर पे ही लिख के दे देती है कि एंटायर कोर्स जो है वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो ना यूनिवर्सिटी की है ना एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। हाँ, आप इस पॉइंट से आते हो कि यहाँ पे आके आपने काम भी करना है स्टूडेंट्स के साथ साथ या स्टडीज के साथ साथ, तो वहाँ पे आपको ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी या प्रेफरेंस उसी हाल में ज़्यादा दी जाती है जब तक उसको लैंग्वेज आती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जर्मन लैंग्वेज का हेलो भी नहीं आता था, ठीक है। तो बस मैंने इंग्लिश में अप्लाई किया, एम्बेसी ने मुझसे कंफर्मेशन भी मांगी थी कि भाई ये कोर्स आप 100% श्योर हो कि इंग्लिश में। तो मेरा जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर था उसने लिख के दिया था कि हाँ कोर्स है, तो मैंने वो पेज उसको फिर वीओ को दिखा दिया था कि ये उसकी रिप्लाई है, तो वो सेटिस्फाई हो गए थे। अच्छा, अब यहाँ पे आता हूँ, ये तो मैंने ओवरऑल जर्मनी के पॉइंट बता दिए। यही 4 पॉइंट बीइंग अ स्टूडेंट बॉम्बर्ग में भी अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी जैसे मैंने बताया 2015 के हमारे पहला बैच होता है, तो यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी कंपनीज नहीं है जो कि विद इन अ बॉम्बर्ग हो। अभी 2018 के बाद यहाँ पे काफी स्टार्टअप्स स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। हमारे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है उसके बिल्कुल ही सामने जो है 3 स्टार्टअप स्टार्ट हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये है, तो स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी विद इन अ बॉम्बर्ग आपको बहुत मिल जाती है। उसके बाद अगर आप बड़े शहर में जाते हो तो यहाँ से आधा घंटे की ट्रेन का सफर है, 28 मिनट का ऑफिशियली। तो एलांगन आता है, एलांगन में आपको जो है एडिडास मिल जाता है, ठीक है, सीमेंस मिल जाता है। सीमेंस की बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिस्टर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। वहाँ एलांगन में बहुत अपॉर्चुनिटीज है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। उससे थोड़ा सा आगे और जाते हैं, लाइक अगर बॉम्बर्ग से मैं न्यूरम्बर्ग का रास्ता है 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट लगता है अगर आप किसी भी न्यूरम्बर्ग के ऑफिस में, मतलब बॉम्बर्ग स्टेशन से लेके आपके अपने ऑफिस तक के, बॉम्बर्ग स्टेशन टू न्यूरम्बर्ग स्टेशन 1 घंटे का है, 20 मिनट आपके जो है ऑफिस तक के रास्ते वो का होता है। तो वो ये दो बड़ी सिटीज हैं जो कि बॉम्बर्ग के से करीब हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज की अपॉर्चुनिटी, माइक्रोसॉफ्ट भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। गूगल के न्यूरम्बर्ग में जो है गूगल का भी ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑफिस है, ओरेकल का ऑफिस है न्यूरम्बर्ग में। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी फायदा देगा, इसका मतलब है अगर बच्चों को सीख के जाते हैं तो जॉब मिलने में हेल्पफुल होगी। बिल्कुल, आपको अपनी फील्ड के लिए जॉब चाहिए, आपको लैंग्वेज 100% जो है हेल्पफुल करेगी। और जॉब के लिए जाते हो 80% 50% आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपने कम्युनिकेट तो करना ही करना है हर हाल में। और अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं इतने, या आपको कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको अंडरग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम में नजर आए या नहीं नजर आए? वैसे जर्मन में अंडर ग्रेजुएट में तो नहीं है, अंडर ग्रेजुएट नहीं मिलते हैं यहाँ पे मोस्टली, लाइक पाकिस्तान से या एशिया से मैं बात करूँ तो नहीं मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अगर ईयू की बात करें तो ईयू में इनका इरास्मस प्रोग्राम होता है, और मेरी यूनिवर्सिटी में खुद है, मेरी यूनिवर्सिटीज़ में जो है 192 यूनिवर्सिटीज़ हैं ओवरऑल,
ठीक है, इस करस्पॉन्डेंस में तो पूरे यूरोप में एक दूसरे को घुमाते रहते हैं ये मेरे ख्याल में। पूरे यूरोप में। तो मैं वही यूरोप वाली बात कर रहा हूँ कि इरास्मस में आपने जो है आपको मास्टर बैचलर हर में मिल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल लाइक एशियन स्टूडेंट्स को बैचलर में नहीं मिलता, मास्टर्स में मिल जाता है। अच्छा, सीजीपीए रिक्वायरमेंट अगर मिनिमम आपके ख्याल में बच्चों को यहाँ पे कितनी मेहनत करनी चाहिए वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए? अच्छा, ये जो है हर यूनिवर्सिटीज की थोड़ी सी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लाइक मेरे जो नॉलेज में है, मेरे अपनी यूनिवर्सिटीज में 2.1 पाकिस्तानी स्केल्स पे 2.1 वाला भी आया हुआ है, ठीक है, और 3.7 पाकिस्तान के सी पे भी आया हुआ है, ठीक है। इनिशियली मेरी खुद जो है 2.87 थी, ठीक है, लेकिन मेरी जो जर्मन ग्रेडिंग बनी थी वो तकरीबन 2.1। अच्छा, यहाँ पे ग्रेडिंग पाकिस्तान का और जर्मन का थोड़ा सा डिफर है, काफ़ी डिफर है, मतलब टोटली अपोजिट है। हम जर्मन में ग्रेडिंग होती है 1 to 4, 1 to 5 होती है। 1 जो है वो सुपर होता है, ठीक है, 90%, 93%, 99% होता है। उसके बाद फिर कम होना शुरू हो जाता है। 2 जो है 2.3 जो है हमारी पाकिस्तानी, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूं तो 83-84% होती है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि 1 वाला बहुत अच्छा है और 4 वाला पासिंग मार्क्स है, जबकि पाकिस्तान में 4 वाला सबसे हाई होता है, ठीक है, और 1 वाला लो होता है, और फिर 1 के पास बाद नहीं फिर होता है। फिर सही। बात है। तो तो आप we can safely say that 2.5 is could be something you can get it, ठीक है, you have the एग्जैक्टली syllabus of बिल्कुल। तो आपके पास 2. अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस होने को कितनी जरूरत है? मेरे ख्याल में आपने कहा कि जरूरी नहीं है, क्या क्या आप? ओके, जरूरी जरूरी। नहीं होता है, लेकिन ये वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ उस वक्त काउंट होता है, या उस वक्त आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो जब आपकी स्टडीज और जो आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो उन उसके स्टार्ट और आपके लास्ट जो डिग्री है उसके एंडिंग में कोई गैप हो, तो उसको कवर अप करने के लिए जो है आप उसको शो अप कर सकते हो कि हाँ, मैंने जो है ये स्टडीज इस ड्यूरेशन में ये काम किया है या ये चीज़ पढ़ी है, तो वो वहाँ गैप पे आप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा वकास भाई, वो लिविंग कॉस्ट के वहाँ पे कितने, अकोमोडेशन जो है वो कितने की पड़ जाती है, क्या लिविंग कॉस्ट है, हमें कैसे रहना पड़ता है, कहीं हमें कोई 10 बंदों के साथ रूम में तो नहीं रहना पड़ता? मैं तो आपको पता है कि आपके साथ रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप बताएं और लोगों को, अच्छा, एक्सेप्शनली। यहाँ पे लिविंग कॉस्टिंग जो थी, जब मैं आया था तो उस वक्त 740 पर मंथ थी, ठीक है। 740 का मतलब ये हुआ कि मैं मतलब बादशाह शहनशाहों की तरह रहा हूँ, ठीक है। अब बीइंग अ स्टूडेंट वो तो बेयर नहीं कर सकते, तो मेरी जो उस वक्त की कॉस्टिंग आती थी मोर मोर और लेस 420 होती थी, ठीक है। जब आप 420 में स्टूडेंट डॉर्म में थे? बिल्कुल, मेरा उसमें रेंट भी निकलता था, उसी में मेरे इंश्योरेंस भी निकल जाते थे, एंड उसी में मेरा जो डेली खाना पीना होता था, तो आप लेकिन रोज वो दाल चावल खाते थे या आप सही से ही खाते थे? हाँ, ये उस वक्त जो है थोड़ा सा ये होता था कि महीने में एक दफा जो है मेरी बिरयानी होती थी, और बाकी दिन जो है या तो दाल चावल या कोई सब्जी, इस तरह की चीजें होती थी। और रोटी का यहाँ पे एक पूरा मतलब एक पैकेट मिल जाता है जिसमें कि 28 रोटियां होती हैं, तो वो मेरी जो है 1.5 महीने तक चल जाती थी, क्योंकि यहाँ पे खाने का वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि बस आपने 3 वक्त खाना ही खाना है। कभी होता सही। था कि 2 वक्त भी खाना खाया, कभी होता था कि हाँ 3 वक्त भी खाना खाया, लेकिन मोस्टली 2 वक्त बहुत होता है यहाँ पे। सही। और अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपके ख्याल में आप उन्हें क्या एडवाइस करते हैं कि व्हाट शुड दे गेट इन माइंड, कि कितना रेंट उन्हें देना पड़ेगा, कितनी लिविंग कॉस्ट होगी? अभी जो है लिविंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, वो चली गई है 840 पे, ठीक है, तो 100। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखना है कि इनिशियली जो है यहाँ पे इंश्योरेंस 90 यूरो होता था, ठीक है, अब वो बढ़ के 105 हो गया है, ठीक है। ये तो आपने हर हाल में ही देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ हमारे मतलब क्रिएटिव लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि हम प्राइवेट इंश्योरेंस ले लेते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस सस्ती होती है, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, जब आप उसको यूटिलाइज करते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है।
तो उसके मुकाबले में आप बेहतर ये होता है कि आप पब्लिक ले लो, ठीक है, और फिर हर महीने 105 देते रहो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, आपने फॉर एग्जांपल प्राइवेट ले लिया पूरे स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, आप समझ रहे हो कि यार अब तो मैं बच गया, मैंने तो इतने पैसे बचा लिए, लाइक डिफरेंस होता है 90-60 यूरो का, ठीक है। तो हर महीने अगर लगा लिया तो 1500-1600 यूरो आपने बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप वर्क एनवायरनमेंट प्रोफेशनल में आते हो तो वो आपसे जो है गवर्नमेंट ये पैसे ले ही लेती है किसी ना किसी कॉस्टिंग में। तो यहाँ पे सिंपल से या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि आप पैसे नहीं बचा सकते। जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल करनी है, जिसमें से एक इंश्योरेंस आपको हर हाल में पे करना ही करना है। तो 105 जो है वो इंश्योरेंस में चले जाते हैं। उसके बाद अब आपकी रिहाइश की अकोमोडेशन में डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे रूल ये है कि अकोमोडेशन आप जो भी लोगे, इंडिविजुअल बंदे के पास एटलीस्ट 9 स्क्वायर मीटर का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। 9 से 12, 9 to 12 स्क्वायर मीटर का स्पेस होना चाहिए। ये यहाँ पे लीगल है, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट है और कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। तो मैं अभी जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पे पर स्क्वायर जो है 35 यूरो है। तो वो अगर 35 को 12 से करते हैं तो 350 के आसपास होता है। तो वही वाली बात है कि अगर आप कोई अनफर्निश और कोई ओल्ड हाउस लेते हो और सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर लेते हो तो आपको 290, 250, 280 में मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो 320 में आपको जो है 20 स्क्वायर मीटर भी मिल जाता है, 25 स्क्वायर मीटर भी मिल जाता है। लेकिन वो फिर आपके लिए फायदा नहीं है ना, आप अकेले रह के इतने बड़े रूम में कुछ नहीं करोगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे रहने का। लाइक यहाँ पे हर बंदे के अपना एक अलग रूम होता है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको एक अलग रूम मिलेगा। हो सकता है कि आपको जो है वॉशरूम भी सेपरेट मिल जाए, ठीक है, वरना मोस्टली ये होता है वेगे का होता है। बेसिकली जो है कॉन्सेप्ट ये है कि एक अपार्टमेंट होगा, उसमें 4-5 लोग मिलके रहेंगे, 4-5 का रूम अलग होगा, ठीक है, लेकिन उनका या तो किचन कॉमन होगा या वॉशरूम कॉमन होगा जो कि शेयर्ड होगा, ठीक है। तो या तो किचन शेयर्ड मिलेगा या तो आपको वॉशरूम शेयर्ड मिलेगा, रूम आपका अपना होगा। तो ये यहाँ पे रहने का तरीका है वेगेगा। लिविंग कॉस्ट, नीड टू हैव मेडिकल इंश्योरेंस, बिल्कुल बिफोर बिल्कुल होता है। एंड इफ सो व्हेन शुड वी गेट मेडिकल इंश्योरेंस, व्हाट इज द कॉस्टिंग। अच्छा, इनिशियली जो है पाकिस्तान से हम लोग जब आते थे पहले, लाइक 2018-2017 की बात मैं बता रहा हूँ, तो हमारे पास सिर्फ वो लाइफ इंश्योरेंस होती थी, ठीक है, हम वो लेते थे और वो होती थी, और सिर्फ ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होती थी, ठीक है। उसके बाद हम जब जर्मनी उतर आते थे, अपने शहर में रजिस्टर होने जब जा रहे होते थे, तो हमें यहाँ की लोकल जो प्राइवेट पब्लिक इंश्योरेंस होती थी, पब्लिक इंश्योरेंस में AOK AOKA कहलाता है यहाँ पे, और दूसरा होता है TK। TK का मतलब ये हुआ देयर टेक्निक, ठीक है। ये 2 कंपनीज हैं जो कि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहाँ से लेनी पड़ती थी। अभी पाकिस्तान में ये हो गया है कि क्रोलल के नाम से एक कंपनी स्टार्टअप हुई है, ठीक है, जिसने यहाँ की सारी इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट किया हुआ है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वीज़ा अप्लाई में आपको वो इंश्योरेंस दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्रोकल से लेते हो, क्रोकल आपको जो है TK की इंश्योरेंस देती है। वो एक कंफर्मेशन लेटर देता है कि हाँ इस बंदे की जो है ट्रैवलिंग इंश्योर्ड हुई है, और जब ये जर्मनी चला जाएगा तो वहाँ पे ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस से इंश्योर्ड रहेगा। फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो फिर वही काम करते हो कि आप TK के ऑफिस जाते हो और फिर वो अपना कोरेकल वाला सर्टिफिकेट TK की सर्टिफिकेट पे चेंज करवा लेते हो। There is one more question about lump sum amount. Students should keep in mind for all the process with regard to staying next 6 months. Exactly. देखो, अगर स्टेइंग की बात करूं, ठीक है, तो आपने जो फिक्स अकाउंट किया है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। फिक्स अकाउंट से आपको हर महीने 840-860 यूरोस आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते रहते हैं। जो आपने फिक्स अकाउंट वहां पे किया हुआ होता है वही आपको रिटर्न मिल रहा होता है। अब उसमें से अब आप कितना खर्च करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी बात की कि मैं महीने में एक दफा बिरयानी खाता था,
ठीक है, बाकी दिन जो है दाल चावल रोटी और कोई सब्जी पे चल रहा होता था, तो मेरे 420 तक में हो जाते थे। तो अगर मुझे 850 मिलते तो हाफ एंड हाफ लाइक एक एक एपिसोड में मेरे 2 महीने का खर्चा निकल जाता था। तो ये होता है। हाँ, अब पाकिस्तान जी, मैं कह रहा था अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल लोन लेके या सपोर्ट लेके ये अमाउंट आप जो भी करें, आप लोन लेके या किसी रिलेटिव से लेके करके करें, आपने फिक्स करना होता है, ठीक है। उसके बाद तो आप जी, अगर जॉब वगैरह करते हैं तो कितना, जैसे आपने मेरे ख्याल में बताया था कि हम 80 आवर या पर मंथ अगर हम काम करते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि आप कितनी अर्निंग कर लें? देखें जैसे मैंने बताया ना 450 वाला, ये तो आपको 450 मिलेगा ही मिलेगा। इनिशियली जब मैं आया था तो मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था सैलेड के लिए, ठीक है। वहाँ पे सैलेड स्टेशन था, वो सैलेड को धोना, कटिंग करना, देन उसके बाद उसको सर्व करना होता था। तो मैं वहाँ पे 450 में काम कर रहा था। 450 में मुझे कोई टैक्स नहीं देना होता था। 450 के ऊपर मुझे जो टिप्स मिलते थे वो समझ ले कि मेरी सेविंग होती थी, ठीक है। वो हो जाती थी तकरीबन 60-70 यूरो तक की सेविंग होती थी। तो 450 में से उस वक्त मेरे तकरीबन अगर मैं 220 मेरा रेंट था एंड 90 यूरो मुझे वो देने होते थे, तो 310 का मेरा खर्चा होता था, ठीक है। 310 में से आप अगर 100 यूरो और रख लें तो 400-420 तक का मेरा खर्चा होता था, और 30 यूरो मेरी सेविंग होती थी, और उसके ऊपर जो टिप्स मिले हैं वो भी मेरी सेविंग में चले जाते थे। तो लगभग आप 100 यूरो तक सेविंग कर लेते हो 450 यूरो में भी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होता है कि हम किसी से लोन लेके आते हैं और इस तरह करके, तो बिल्कुल मैंने मेरे मेरे सर्कल में बहुत से लोग हैं जो लोन लेके आए हुए हैं और माशाल्लाह से वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास स्किल्स है, आपके पास लैंग्वेज अच्छी है, आप यहाँ पे स्टूडेंट जॉब करो, वर्क स्टूडेंट करो। वर्क स्टूडेंट में आपको आपकी लक है। मैं अभी म्यूनिक में था, तो म्यूनिक में मुझे 22 यूरो पर आवर्स में भी मिलते थे, ठीक है। तो 22 यूरो का मतलब हुआ कि वो, अच्छा, शहर का वहाँ पे रेंट बहुत हाई होता था, तो वहाँ पे 22 यूरो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बाम्बर की बात करता हूँ, तो अब यहाँ पे 800-900 यूरो तक की आप वर्क स्टूडेंट बिल्कुल मिनिमम में बता रहा हूँ। तो उसमें अगर आपका खर्चा महीने का बिल्कुल माउंट टू हैंड लेके चलते हो तो आपके 500, 560, 550 तक का खर्चा होता है। उसमें से 300 यूरो आपके फिर भी महीने के बच रहे हैं, ठीक है। वो 300 यूरो में से आप 200 यूरो आप रिटर्न कर सकते हो हर महीने के, प्लस जो आपके फिक्स अकाउंट के आ रहे हैं वो पैसे अलग हैं, ठीक है। तो फिक्स अकाउंट से जो आ रहे हैं वो उठा के आप रिटर्न कर दो, जो आपने वर्क स्टूडेंट से आप अर्न कर रहे हो उससे आप यहाँ पे खुशी खुशी रहो, आपकी सेविंग भी हो रही है, आपकी काम भी लाइक जो महीने के एक्सपेंस है वो भी निकल रहे हैं। सही। और अगर 900 यूरो कोई अर्न कर रहा है तो आफ्टर टैक्सेस ये कितने बचते हैं? कोई टैक्स नहीं है, 700? 900 में अच्छा, कोई टैक्स नहीं है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, यहाँ दैट्स पे ग्रेट। यहाँ यहाँ पे टैक्सेस उस वक्त आता है जब आप 1400 एज अ स्टूडेंट कमा रहे हो, ठीक है। ओके 1400 से ऊपर अगर आप कमा रहे हो एज अ स्टूडेंट तो आपकी फिर टैक्स क्लासेस लगती हैं, ठीक अच्छा, है। लास्ट क्वेश्चन वकास मेरे एंड से कि बल्कि मैं दो क्वेश्चन उसको एक साथ पूछ लेता हूँ। नंबर वन, कि क्या स्किल्स स्टूडेंट लेके आने चाहिए, उन्हें क्या स्किल्स हों? और दूसरा कि आप अगर कोई चीज़ कहें कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करना आने से पहले, या ये काम तो बिल्कुल भी अवॉइड करना, तो ये दो चीज़ें आप। अच्छा, टेक्निकल स्किल्स में जो है आप कुछ भी लेके आ जाए, ठीक है। .NET लेके आ जाए, फ्रंट एंड की कोई लेके आ जाए। यहाँ पे अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर आप iOS में हैं, ठीक है, iOS डेवलपर हैं, तो आपको हाथ के हाथ लेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यहाँ पे एक अभी जिस दौरान आप आए थे उसी दौरान एक और स्टूडेंट आया था, एंड ही इज़ फ्रॉम रावलपिंडी। वो बहुत आउट क्लास स्टैंडिंग बंदा था। उसने 1.5 साल के अंदर, 2 साल हमारे ऑफिशियल मतलब डिग्री का टेन्योर है, उसने 1.5 साल के अंदर जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है। एंड इनिशियल उसने मेरे ख्याल से 15 दिन या 20 दिन वो सिर्फ फारिग रहा है, ठीक है। उसके बाद से वो अराउंड 1200 यूरो की जॉब कर रहा था। एंड
अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा उसकी सिर्फ यही रिक्वायरमेंट थी कि वो iOS डेवलपर था, उसको हाथों हाथ कंपनीज ने लिया था। इवन के हम, जैसे मैंने बात की कि देखिए बिल्कुल पाकिस्तान वाला सीन है यहाँ पे, हर चीज में आपको फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती है, हर चीज में आपको कोई ना कोई क्लॉज मिल जाता है जिससे आप काम कर सकते हो। हम बीइंग अ स्टूडेंट हमें 80 आवर्स से ऊपर काम करना अलाउ नहीं है, ठीक है, जबकि वो बंदा 32 आवर्स पर वीक काम कर रहा था। तो 32 आवर्स का मतलब हो जाता है तकरीबन 110-112 आवर्स महीने के। तो वो जो 10-12 आवर्स वो ऊपर काम कर रहा था, बिल्कुल वो कर रहा था। तो ये एक क्लॉज है जिसको आप यूज कर सकते हो। जो आपकी कंपनी है वहाँ की जो अगर HR स्ट्रांग है, टेक्निकल टीम स्ट्रांग है, तो आपको ये क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ना करने वाली चीज तो ऐसा सच नहीं है कि, क्योंकि आप यहाँ पे आओगे, अच्छा सिर्फ एक चीज है कि लाइक अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो ना, तो आप ये जहन में रखो कि पाकिस्तान में तो जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जहाँ भी जॉब पे जा रहे थे, यूनिवर्सिटीज में जा रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, आप अपने आप को या आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ आने के बाद आप पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज डबल ट्रिपल हो जाती है, ठीक है। आपको इनकी अपनी जर्मन मोनोपोली से भी खेलना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी एग्जिस्टेंट बीइंग लाइक पाकिस्तानी, आपको बीइंग एशियन में पहले सबसे पहले मनवाना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बीइंग रिलीजियस मनवाना होता है, ठीक है। और फिर वहां पे आपको पूरे ओवरऑल सबसे लाइक यहाँ पे रशियन है, सर्बियंस हैं, उन सब के साथ मिलजुल के रहना, काम करना। ऑल दो फिर उसके बाद इनकी अपनी जो जर्मन मोनोपोली है, यहाँ पे हमारे पास जर्मन भी रेसेस बहुत हैं। लाइक मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी आपको यहाँ पे तीन बीइंग अ जर्मन, बीइंग बायन, यहाँ पे भी तीन आपको कौमियत मिल जाती है, ठीक है। तीनों आपको जो है आउटलैंडर कहते हैं, ठीक है, आपसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है। बट वंस वो अगर आपके करीब आ गए, आपने उनको अपने माइल कर लिया, दे विल फाइट फ्रॉम देयर ओन पीपल फॉर योर राइट, ठीक है। वो आपके लिए लड़ जाएंगे अपने लोगों से, ठीक है, लेकिन वो बहुत मुश्किल काम होता है। हम एज अ मशहूर तो है पाकिस्तानी हर चीज में ना, तो हमें वही बात है कि बीइंग एशियन सबसे पहले अपने आप को मनवाना होता है, क्योंकि हमारे साथ जो है वो इंडियंस भी लगे हुए होते हैं, बांग्लादेशी भी लगे होते हैं, और अफगानी यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो हमारी एज अ फॉरेन करेंसी तो फॉरेन अफेयर तो हमारी इतनी स्ट्रांग होती नहीं कि हमने सबसे अच्छी एक ताल्लुकात बनाए हुए हो। तो वो यहाँ पे आपको हर जगह आपको काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने अपने आप को मनवाना, और उसके ऊपर फिर आप यहाँ पे कोई काम करते रहो, आपको कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं कुछ कहने वाला। लेकिन बट वही है कि जो भी काम करो एक माइंड में रख के कि बीइंग आप पाकिस्तानी, आपने अपना आपको कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी खड़े हो, खाना खा रहे हो, किसी के साथ मिलजुल रहे हो, तो वहां पे ये नहीं बोलता है कि ये इंडिविजुअल बंदा है, वो ये कहते हैं हाँ ये पाकिस्तानी है। Thank you, Waqar. Thank you so much for this detailed discussion. Usually इतनी डिटेल डिस्कशन जो है वो गूगल भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, श्योर ये एक्सपीरियंस है जो कि आपके साथ आता है देखने के लिए। आई बिल्कुल सर, होप देयर इज क्वेश्चंस, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर हम आपको फिर किसी और सेशन के लिए तकलीफ जरूर देंगे। थैंक यू बिल्कुल सो मच गाजी भाई। वकास। अरे कोई बात आगे नहीं, भी आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और इनवाइट किया यहाँ पे। इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आए तो हम इंशाल्लाह आपके लिए हम यूआईटी में होस्ट करेंगे कोई सेशन। इंशाल्लाह बस दुआ कर रहे हैं, यहाँ के मामला थोड़े, कोरोना के मामला थोड़े से यहाँ पे सीरियस है, तो वो एज सून एज सही हो जाए।